हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ज़रूरी थोड़ी होता है कि वैलेंटाइंस डे हमेशा वैलेंटाइन को विश किया जाए, है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ ऑन बजट 2021। तो इस बजट को देखने से पहले वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस अभी तक आप देख चुके होंगे, क्योंकि 1 Feb को बजट प्रेजेंट हुआ था एंड टुडे इज 14 यू कैन से फेब, सो इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 2 weeks। बट आई गारंटी यू कि अभी तक आपको इतना डेप्थ में किसी ने बजट का एनालिसिस नहीं दिया होगा। एंड दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल जो कि आप लगा लीजिए यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो भी आपके स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। तो चलिए देखते हैं कि इस साल के बजट में क्या है। लेकिन बजट में देखने से पहले हम लोग जो है बजट में जो की पॉइंट्स यूज करते हैं उनको हम समझेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, हम इस भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग पढ़ तो लेते हैं बजट, लेकिन उस पर क्वेश्चन ही नहीं आता। तो आई गारंटी यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सेकेंड वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो हाईलाइट्स पे बनाऊंगी, दोनों वीडियोस को अगर आप देख लोगे ना तो इतना कंफर्म्ड है कि आपके 4 नंबर प्रीलिम्स में कहीं नहीं गए। ठीक है, तो लेट अस सी द वीडियो। तो बजट का जब भी इनैक्टमेंट होता है, कि जैसे बजट पास होता है, बजट की फॉर्मुलेशन होती है, बजट किस तरह से जैसे प्रेजेंट होता है नो, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। वैसे तो जो लोग मेरे यूपीएससी जो है पुराने यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी जो नई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो जो बजट है उस शब्द का कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल नहीं किया। So this question can be asked कि बजट का इस्तेमाल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो आंसर विल बी नेक्स्ट इज जो आर्टिकल 112 है। जो आर्टिकल स्टूडेंट्स 112 है उसके अंदर प्रेसिडेंट के ऊपर मैंडेटरी है कि वो हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे। प्रेसिडेंट के ऊपर बंदिश है कि वो हर साल एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे। So you can say Article 112 mandates the President to present the annual financial report before the Parliament. और पार्लियामेंट के अंतर्गत आपके दोनों हाउसेज आते हैं, लोकसभा में भी वो रखेगा, राज्यसभा में भी रखेगा। तो पूछ ले वो अगर आपसे कोई कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाधा है, तो हाँ जी बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाधा है कि वो यहाँ पे बजट को रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज का आपको ध्यान रखना, और दोनों हाउसेस के अंतर्गत रखेगा, क्योंकि यूपीएससी में कई बार ये सवाल पूछा है, तो दोनों हाउसेस के प्रेजेंट में रखा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट प्रेजेंटेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बजट प्रेजेंटेशन की, फिर हम बाकी प्रोसीजर की बात करेंगे। देखिए, जब भी बजट प्रेजेंट होता है उससे पहले होती है बजट की इनैक्टमेंट, या फिर बजट का आप लगा लीजिए फॉर्मुलेशन होता है। उससे पहले जब बजट का स्टूडेंट्स फॉर्मुलेशन होता है तो इसका फॉर्मुलेशन किया जाता है बजट डिवीजन के द्वारा, एंड दिस बजट डिवीजन फॉल्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत बॉडी आती है। सो बजट फॉर्मुलेशन बजट डिवीजन के द्वारा किया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स के अंडर फॉल करती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है। अब ये जो बजट डिवीजन है ये क्या करती है, ये इशू सर्कुलर करती है। व्हाट इट डज, ये इशू सर्कुलर करती है हर अगस्त सितंबर के महीने में टू ऑल डिपार्टमेंट्स और ऑल मिनिस्ट्रीज। एक सर्कुलर इशू किया जाता है टू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मिनिस्ट्रीज, राइट। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि किस दिन बजट को प्रेजेंट किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसने एक सर्कुलर एक जारी कर दिया कि भाई आप जो है अगस्त सितंबर में हम इतना जो है आप जो है अपने जो है जो भी आपके एस्टिमेट्स है उनको बताइए। उसके बाद क्या हो जाता है, हर मिनिस्ट्री जो है, इसने जितनी भी मिनिस्ट्रीज को इशू किया है, एवरी मिनिस्ट्री विल डू वन थिंग। वो क्या करेगी, वो एक्सपेंडिचर फिगर बताएगी और वो रिसिप्ट्स बताएगी। वो एक्सपेंडिचर फिगर बताएगी और रिसिप्ट्स बताएगी।
और ये जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चे वो बताएगी, और क्या बताएगी, कितना रेवेन्यू आएगा। जैसे हम कह देते हैं ना, हमें इतनी इनकम आएगी और इतना हम खर्चा करेंगे, ऐसे ही हर मिनिस्ट्री भी बताएगी। सो यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपका कंसोलिडेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इंस्टीट्यूशन। एक नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो इसको जो है क्या करेगा स्टूडेंट्स, वो इसको कंसोलिडेट करेगा। एंड इसके अंतर्गत कुछ प्रायोरिटीज एरिया होंगे और कुछ जो है आपके बजट एरियाज। इसका मतलब क्या हुआ, हर मिनिस्ट्री ने अपना एक्सपेंडिचर बता दिया कि हमारा इतना खर्चा होगा। जैसे हम लोग के भी घर में हम सोच लेते हैं हमें ये चीजों पे खर्चा करना है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हम सारी चीजें खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है अपनी सेंटर गवर्नमेंट का, वो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज प्रायोरिटी पे। जैसे हम लोग भी घरों में डिसाइड करते हैं ना कौन सी चीज प्रायोरिटी में है, हम लोग उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे खरीद देंगे, राइट, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो ये नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर प्रायोरिटीज को डिसाइड करता है एंड फिर उसके बाद वो बजट को इनेक्ट करता है, राइट। सो दिस इज देयर इन द प्रोसेस ऑफ बजट फॉर्मुलेशन। उसके बाद वंस द बजट इज फॉर्मुलेटेड, उसके बाद जो है बजट का होता है इनेक्टमेंट। उसके बाद होता है बजट का इनेक्टमेंट। अब इस बजट के इनेक्टमेंट में क्या होता है, अगर उसकी बात करी जाए तो यहाँ पे जब आप बात करते हो बजट के इनेक्टमेंट की, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि सपोज पहले यहाँ पे थोड़ा एक और चीज बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बजट प्रेजेंट होता है आजकल कब होता है, यूजुअली फर्स्ट वीक ऑफ फेब में प्रेजेंट होता है, या फिर फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब में हो जाता है। अब जो भी बजट होता है उसके अंतर्गत कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि सपोज अभी 2021-22 का बजट प्रेजेंट हो, तो उसमें 3 साल की फिगर्स होंगी, 2020-21-22, 2020-21 और 2019-20। अब यहाँ पे ये 3 साल क्यों इंक्लूड करे गए हैं, इसके ऊपर हम विस्तार से बाद में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बजट इनेक्टमेंट की अगर आप बात करो तो क्या होता है, प्रेसिडेंट ये डिसाइड करता है कि किस दिन जो है बजट प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि इस बार 1 फेब को किया गया। उसके बाद बजट के ऊपर क्या होती है, बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट कर देती है। उसके बाद बजट के ऊपर जर्नल डिस्कशन होती है, और ये जर्नल डिस्कशन जो है बजट की, इसके लिए पहले स्पीकर क्या करता है, बोलता है कि यार ऐसे करके बजट प्रेजेंट होने वाला है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कुछ चीजें बोलती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ऑपोजिशन क्वेश्चन कर सकती है। जैसे अगर आपने कभी देखा हो लोकसभा का इस तरह का जब बजट प्रेजेंट होता है तो ऑपोजिशन क्वेश्चन कर सकती है, लेकिन अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर होता है कि उन क्वेश्चंस का वो जवाब दे या ना दे। लेकिन याद रखना इसमें कोई भी वोटिंग नहीं होती, कोई भी वोटिंग नहीं होती, राइट। एक बार जर्नल डिस्कशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका 3 से 4 वीक की छुट्टी हो जाती है। अब ये छुट्टी होगी तो ये नहीं है कि ये मौज मस्तियां मानने जो है हिल स्टेशंस पे चले जाएंगे कि चलो यार बारिश पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है तो उत्तराखंड चलते हैं, चलो हिमाचल चलते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे 3 to 4 वीक्स का ही ऑफ लेते हैं। किस लिए ऑफ लिया जाता है पार्लियामेंट को, ताकि वो डिमांड्स को देख सके, हर डिमांड को अच्छे से एनालाइज कर सके कि क्या जो उन्होंने डिमांड बोली है, क्या वो डिमांड सच में जरूरत थी उसको पैसा देने की। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, वो हर यहाँ पे डिमांड का जो भी उन्होंने मांगी थी, जो भी पैसा दिया गया था, उसको जो है ध्यान से एनालाइज करती। उसके बाद ये अपनी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में सबमिट कर देती हैं उनको एनालाइज करने के बाद। और एक बार पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट सबमिट होगी, फिर होती है इसके ऊपर वोट।
और जब स्टूडेंट्स वोटिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पे हर सिंगल ग्रांट के ऊपर डिस्कशन करी जाएगी। देखिए वैसे तो क्या होता है कि हर सिंगल ग्रांट के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, लेकिन 70+ मिनिस्ट्रीज हैं, तो कई बार ये होता है इतना टाइम नहीं होता है। सो व्हाट दे डू, वो बिना डिस्कशन किए ही उस चीज को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे बिना डिस्कशन किए उसको अप्रूव कर दिया जाता है। तो ये भी कह देते हैं कई बार कि बिना जो है उसको डिस्कस किए करा है, इसका मतलब उसका गला घोट दिया गया, इसका मतलब उसको गैलोटिन कर दिया गया। ठीक है, कि सबको वोट कर दिया अप्रूवल, मतलब किसी को सबको अप्रूव कर दिया, सबको वोट कर दिया विदाउट डिस्कशन। और अभी ये हो भी रहा है इस बार, है ना, बिकॉज द गवर्नमेंट इज इन मेजॉरिटी। उसके बाद एक बार इस पे वोटिंग होगी तो बिल पास हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन बिल होता है जो कि पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल इज पास्ड, और एक बार ये बिल पास हो गया, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। याद रखना, इसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद प्रेसिडेंट वापस भेज दे उसको अमेंडमेंट करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो गवर्नमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी सेंसर, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर सरकार, लोगों का भरोसा नहीं रहा, गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही फाइनेंस बिल पास हो जाता है, तो रेवेन्यू का भी बिल पास हो गया, एक्सपेंडिचर का भी पास हो गया। एप्रोप्रिएशन बिल आपका एक्सपेंडिचर, खर्चे से लेन देन होता है, और फाइनेंस बिल आपका होता है जो पैसा आएगा उससे रिलेटेड, राइट। उसके बाद जो है क्या होता है, ये तो हो गया पहला स्टेप जो मैंने आपको बजट फॉर्मुलेशन का बताया था। ये पूरा प्रोसेस आता है आपका बजट इनेक्टमेंट के स्टेप के अंदर। जो तीसरा स्टेप होता है वो क्या होता है, दैट इज बजट एग्जीक्यूशन। और बजट का एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, तो बजट का एग्जीक्यूशन करा जाता है आपका एग्जीक्यूटरी बॉडीज के द्वारा, क्योंकि आपको पता होगा ना 3 बॉडीज होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो बजट का एग्जीक्यूशन किया जाता है आपका एग्जीक्यूटिव के द्वारा, राइट। तो यहाँ पे 4th स्टेप क्या हो गया, लेजिस्लेटिव रिव्यू, कि लेजिस्लेशन भी जो है इसको देख सकती है। क्यों, क्योंकि हम इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, जहां पे एग्जीक्यूशन लेजिस्लेशन के कामों को देख सकती है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो देयर। हर कोई एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी कर सकता है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव व्यू इसलिए रखा गया है टू मेक श्योर कि लेजिस्लेटिव्स दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पे बात करी थी कि मैं थोड़ा आपको इसको बाद में बताऊंगी, तो लेट अस डिस्कस दिस थिंग, फिर हम आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पे 2018-19 एक ऐसा साल है जो कि आपका, जिसमें सारी एक्टिविटीज हो चुकी है। अब बहुत सारे ना स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मैम क्या बोली जा रही है, मैम ने बोला मैं बजट डिस्कस करूंगी, मैम क्या डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टर्म्स का इस्तेमाल होगा फ्यूचर में जब हम बजट को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको नहीं पता होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है बजट को डिस्कस करने, इसीलिए आपके साथ ये डिस्कस करी जा रही। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2019-20। तो 2019-20 का ईयर खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल डेटा होगा कि 2019-20 में सरकार ने क्या करा था और क्या उसने अचीव किया। 2020-21 बजट कब प्रेजेंट हुआ है, 1 फेब को। तो 1 फेब को बजट प्रेजेंट हुआ है, हमारे कितने महीने पास हो चुके हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 10 months, राइट। क्योंकि लेकिन अगर आप फाइनेंशियल ईयर की बात करो तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपके पास कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है ना, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं। 1 फेब तक कितने क्वार्टर्स हो चुके हैं, 3। तो यहाँ पे 2021 का जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसमें 3 क्वार्टर्स का तो हमारे पास एक्चुअल डेटा है, और 1 क्वार्टर का हमारे पास क्या है, एस्टिमेटेड डेटा। ठीक है, कि ऐसा होगा।
और 2021 का तो बजट प्रेजेंट ही किया है, इसलिए इसकी भी क्या होती है आपके पास एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर कि 2021-22 में ऐसा होगा। लेकिन वो तो जब खत्म होगा तब पता लगेगा ना कितना पैसा आया कितना पैसा गया, है ना। अभी तो हवा हवा में हम बात कर रहे हैं। तो ये होता है बजट का प्रोसेस। अभी पार्लियामेंट छुट्टी पे चल रही है, स्क्रूटनी हो रही है डिमांड्स की। नेक्स्ट थिंग विच कम्स ओवर हियर इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट बजट के अंतर्गत आपके पास क्या क्या होता है। तो गवर्नमेंट बजट के अंतर्गत आपके पास रेवेन्यू बजट होता है और कैपिटल बजट होता है। जो रेवेन्यू बजट होता है वो होता है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें हो रही हैं उससे संबंधित, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स का मतलब होता है जो आ रहा है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो आप खर्चा कर रहे हैं। कैपिटल बजट के भी ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं वो बेसिकली किससे डील करती है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो हम कह देते हैं ना डे टू डे एक्शन में निकलता है, मतलब जैसे जो डे टू डे एक्शन से हमारे पास पैसा कलेक्ट होता है वो क्या होता है आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स। एंड सरकार यूजुअली इसको किसी को दिखाती नहीं है, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और यू कैन से कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, द थिंग्स विच कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। सो दोज आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। सो ये दो तरह की होती है, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। सो सबसे पहले हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू के अंतर्गत आपके पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आ जाएंगे। और नॉन टैक्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स नॉन टैक्स में बच्चे क्या आएगा, नॉन टैक्स में आपके पास आ जाएंगे जो भी आप जैसे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हो तो फीस पे करते हो, सो वो फीस आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लगा लीजिए इसमें क्या आ जाएंगे, आपने सरकार को कोई भी गिफ्ट दी, वैसे हम लोग तो नहीं देते हैं लेकिन बाकी कंट्रीज जो है वो सरकार को गिफ्ट देती है, तो जो भी गिफ्ट सरकार को दिए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। और चीज यहाँ पे क्या आएगी, थर्ड थिंग यहाँ पे आएगी पेनल्टी। जैसे कि सपोज आपने लाइब्रेरी से बुक इशू कराई, सरकारी लाइब्रेरी से पे नहीं करी तो पेनल्टी पड़ेगी। नेक्स्ट इज फाइन्स। फाइन क्या हुआ, चलान की फीस, है ना, वो सारी फीसें यहाँ आ जाएंगी फाइन्स। नेक्स्ट इज इशीट्स। इशीट्स का मतलब क्या हो गया, पर्सन की डेथ हो गई, उसका कोई वारिस ही नहीं है, या फिर उसने अपनी वसीयत नहीं बनाई, कुछ नहीं पता कि उसका वारिस कौन है कौन नहीं, तो जो भी पर्सन की एसेट्स होंगी वो सरकार को ट्रांसफर हो जाएंगी इस पीरियड में, उसको बोलते हैं अशीट्स। नेक्स्ट इज फॉरफीचर। फॉरफीचर क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है ना अपने पास, जैसे ऑल्दो अब तो सब कुछ ऑलमोस्ट बिक चुका है बट फिर भी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज देयर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज देयर। सो उन बॉडीज के क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट के जो भी शेयर्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फॉरफीचर्स में। नेक्स्ट कम एंट्री फीस। अभी दिल्ली में मुगल गार्डन ओपन हो रहा है, बहुत लोगों को क्रेज होता है मुगल गार्डन देखने का, तो मुगल गार्डन जाओगे एंट्री फीस लगती है, वो एंट्री फीस का पैसा भी कहाँ जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। नेक्स्ट इज टोल फी। टोल फी होती है, टोल प्लाजा नहीं बोलते उसको, ठीक है, टोल प्लाजा जो लगा होता है उसको बोलते हैं, अदरवाइज इट इज नोन एज टोल फी। टोल फी क्या होती है, जैसे आपने कोई भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को टोल पे किया तो वो टोल फी यहाँ पे आ जाए, तो ये सारे आ जाते हैं आपके नॉन टैक्स के अंतर्गत, ठीक है। और ये याद रखना, इट कैन नॉट बी रिक्लेम्ड फ्रॉम दी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम है दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो कभी कभी होता है, और जो सरकार है बेसिकली वो सरकार को ये किसी को वापस देना है, ठीक है, या दिखाना है, तो ये चीज लगा लीजिए, ठीक है। जो भी सरकार की मतलब सरकार जो चीजें बोरो कर रही है वो आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है
वो आपका कोई नई एसेट क्रिएट नहीं करता। रेवेन्यू जो है वो आपकी कोई भी नई एसेट क्रिएट नहीं करता। यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा था कि क्या ये कोई एसेट क्रिएट करता है? नहीं। तो ये कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करता, रादर ये एसेट को रिड्यूस करता है, रादर ये सरकार की लायबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने उधार ले लिया या फिर मैंने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, तो उस तरह की चीजें नहीं आती हैं इसमें। लेकिन ये क्या करता है, लेटर ऑन सरकार को लॉन्गर रन में रेवेन्यू के कारण जो है कुछ चीजें यहाँ पे करनी पड़ती, राइट। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू नो। उसके बाद कैपिटल की बजट की, अच्छा इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है, सरकार की बोरोइंग्स, जो भी सरकार ने पैसा उधारी लिया या फिर सरकार ने लोन को रिकवर किया, ठीक है, या फिर कोई और रिसिप्ट्स, अदर रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अदर रिसिप्ट्स में क्या कुछ आ जाएगा आपके पास, पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस भी अब तो बेचारा जाने वाला है ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग। नेक्स्ट इज अभी सरकार जो बेच बांट रही है वो सब आ जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज सेल ऑफ पीएसयूज। डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत फर्क क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट में 50% से कम शेयर्स बेचे जाते हैं एंड प्राइवेटाइजेशन में 50% से अधिक शेयर्स बेचे जाते हैं। सो ये आ जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कैपिटल बजट की। कैपिटल बजट होता है जो कि लॉन्ग टर्म बजट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज दोनों होती हैं गवर्नमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो कैपिटल रिसिप्ट्स है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स इज दैट पार्ट बेसिकली व्हिच यू कैन से दैट इज इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देखो आज की डेट में आपने कुछ पैसा ले लिया उधार, तो वो आपको कल को चुकाना भी तो पड़ेगा। तो कैपिटल रिसिप्ट इट इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और यू कैन से इट डिक्रीज द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी सरकार की लायबिलिटी है उसको बढ़ा देता है, या फिर जैसे कि उनके पास कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने वो कंपनी को क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये क्या करेगा, उसकी एसेट कम हो रही है ना। जैसे अभी हमने लेटर से बीपीसीएल बेच दी, तो हम सरकार की एसेट कम होगी, सरकारी एसेट। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ती है या फिर एसेट कम, राइट। दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत ये मानते हैं कि वो क्या कर रहा है, दे आर क्रिएटिंग अ एसेट, कि वो एसेट बना रहा है। एंड कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हम ये मानते हैं कि वो जो आपकी बेसिकली एसेट थी वो कम हो रही है या फिर यू आर डिक्रीजिंग योर एसेट, राइट। तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स आपकी दो तरह की होती है, एक तो जो सरकार के ऊपर कर्जा क्रिएट करती हैं और दूसरा होता है जो सरकार के ऊपर कर्जा नहीं क्रिएट करती। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाते हैं आपके, जैसे कि सॉरी जो मैंने ये सब बताए थे ना, देखना मैं गलती से लिखना इधर था, लिख इधर गई। तो ये भी सब आपने जो भी बताए थे सो इधर आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अभी बताती हूँ क्या कुछ आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा वो मैं बता देती हूँ, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स में आपके पास डेट क्रिएटिंग आ गया एंड नेक्स्ट इज नॉन डेट क्रिएट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अब क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में स्टूडेंट वो एक्सपेंडिचर आएगा जो आपने किया और आप भूल जाओ उसको, ठीक है। खर्चा है ना ये, तो कौन सा खर्चा आ जाएगा, जैसे कि सैलरीज होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेकेंड विल बी द इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इंटरेस्ट, जैसे सरकार ने कोई लोन ले रखा था उसके ऊपर ब्याज दिया, या फिर आप लगा लीजिए पेंशन, ठीक है।
फिर सरकार ने कोई डिफेंस के ऊपर खर्चा किया, कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा किया, राइट। और क्या कुछ आ जाएगा इसके अंदर? पेंशन तो हो गया ना। डिफेंस, सब्सिडीज, सरकार ने कोई सब्सिडी दी है जैसे पेट्रोलियम, फूड सब्सिडी एंड ऑल। स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दी गई है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या हुआ है? देखो, खर्चा तो कैपिटल में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो खर्चा है उसके बदले में बेसिकली वी आर गेटिंग समथिंग, कि वो कुछ क्रिएट कर रहा है। जैसे कि आप लगा लीजिए, स्कूल्स बना दिए, रोड बना दी, डैम बना दिए, तो आप इनको कल को यूज तो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे दिया फॉर सम कंस्ट्रक्टिव पर्पस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स। जब इसने लोन्स को रीपे किया तो उसके अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर कि किस में क्या क्या होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट डिस्कस करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स की बात करो, पहले तो डेफिसिट क्या होते हैं उसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो बजट है वो 3 तरह का होता है। एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है सरप्लस बजट, और तीसरा जो बजट होता है वो होता है डेफिसिट बजट। सरकार के पास 2 खाते होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हो तो बैलेंस बजट, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से कम है तो सरप्लस बजट, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से बड़ा है तो डेफिसिट बजट, कि सरकार को घाटा हो। जैसे कि खर्चा है 100 रुपए का और रेवेन्यू है 80 रुपए का, जैसे कह देते ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो क्या है? आपका डेफिसिट है। तो मीन्स आपको उस केस में कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसी के आधार पे आपके पास डिफरेंट तरह के डेफिसिट है। जैसे कि पहला जो डेफिसिट है वो है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी, है ना, आरडी शर्मा, पता होगा कई लोगों को जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है। सो आरडी इज इक्वल टू व्हाट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कहाँ पे हो रहा है? रेवेन्यू वाले खाते में। वो कहाँ हो रहा है? रेवेन्यू वाले खाते में हो रहा है। So यहाँ पे what does this indicate? So this thing indicate कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, जो उसका रोजमर्रा का खर्चा है ना वो ज्यादा है, गवर्नमेंट का रोजमर्रा का खर्चा ज्यादा है। So it indicates that the government is डिस-सेविंग, गवर्नमेंट पैसा सेव नहीं कर रही है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो कमा रही है उसको वेस्ट कर, द गवर्नमेंट इज डिस-सेविंग। इसका मतलब क्या? यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्म का आप इस्तेमाल करते हो वो आप मेंटेनेंस या फिर कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करते हो, कि जो मोस्टली आपके पास जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो मेंटेनेंस एंड कंजम्पशन के ऊपर हुआ है। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए कमाए एंड 100 रुपए आपका घर का रेंट देने में और आपका लेटर से बिजली का बिल देने में निकल गए, लेकिन अब आपको चाहिए कपड़े, आपको चाहिए जूते, आपको चाहिए खाना, तो आपने क्या किया? आपने 50 रुपए मार्केट से उधारी ले ली, राइट। और ये उधारी किस लिए ली? अपनी कंजम्पशन करने के लिए। तो 50 रुपए का क्या है आपके पास? घाटा है, तो इसीलिए आपने उधारी ली। तो ये जो उधारी है, डू यू थिंक कि दिस उधारी इज क्रिएटिंग सम न्यू एसेट? So the answer will be no. Rather ये उधारी आपके सिर पे क्या है? एक बर्डन है, ठीक है, कि कल को आपको ये उधारी चुकानी पड़ेगी। तो इस तरह की सिचुएशन को बोला जाता है रेवेन्यू डेफिसिट,
कि अब आपने उधारी तो ले ली, लेकिन आप इसको लॉन्ग रन में चुकाओगे ना, ठीक है, आज नहीं ले रहे हो लेकिन कल तो चुकाओगे। जैसे कि आपने क्रेडिट कार्ड पे कोई पेमेंट कर दी, ठीक है, आप आज तो क्रेडिट कार्ड पे कर दिए, लेकिन कल को उस क्रेडिट कार्ड के पैसे भी तो वापस करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। सो दैट इज व्हाट, कि लॉन्ग टर्म में वो चीज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द, सो यहाँ पे जो उसने उधारी ली है, सो दिस इज डन फॉर कंजम्पशन पर्पस। ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी उधारी ली अपनी कंजम्पशन के लिए। सो गवर्नमेंट अपनी मनी को क्या कर रही है? द गवर्नमेंट इज डिस सेविंग इट्स मनी, एंड इस डिस सेविंग को बाद में वो पैसा चुकाने के लिए क्या करेगी? इट विल बोरो फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उसको क्या करना है? उसको अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना है या फिर रेवेन्यू डेफिसिट को बढ़ाना। तो कई बार ये पूछ लेता है कि व्हाट डज अ, अगर रेवेन्यू डेफिसिट आपका 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इज जस्ट सेविंग द मनी, और यू कैन से लेटर ऑन द गवर्नमेंट विल बोरो फ्रॉम द मार्केट। तो ये पहला आपके पास डेफिसिट है जिसका नाम है रेवेन्यू डेफिसिट। आप जो है, जो लोग पेड स्टूडेंट्स है, आपके स्टूडेंट्स है, उनको पता होगा कि हम लोग जो है, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट वेरियस कमिटीज, एनके सिंह कमेटी, FRBM एक्ट के बारे में डिस्कस किया था, FRBM 2.0 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था सरकार ने हर चीज के लिए क्या क्या यहाँ पे टारगेट्स रखे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है? तो फिस्कल डेफिसिट का पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, बट इट एक्सक्लूड्स द बोरोइंग। क्यों? क्योंकि बोरोइंग क्या है? एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि डेट क्रिएट कर रही है ना। आज तो आपने पैसा मिल गया आपको बोरो करके, लेकिन कल को आपको उसको वापस भी करना पड़ेगा। तो इफ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स किए थे, डेट क्रिएटिंग एंड नॉन डेट क्रिएटिंग। तो यहाँ पे जो बोरोइंग्स है वो किसका हिस्सा है? वो डेट क्रिएटिंग का हिस्सा, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सो डेट क्रिएटिंग वाला हिस्सा साइड पे रख दो, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फिस्कल डेफिसिट, राइट, दिस इज फिस्कल डेफिसिट। एंड फिस्कल डेफिसिट हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहा। इवन कोरोना काल में तो और ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सरकार को और ज्यादा बोरोइंग्स यहाँ पे लेनी पड़ गई। तो सरकार को बोरोइंग्स लेनी पड़ रही है और ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होगा कि कल को सरकार और ज्यादा कर्ज के चक्रव्यूह में डूब जाएगी। तीसरे टाइप का जो डेफिसिट होता है स्टूडेंट्स, दैट इज टोटल डेफिसिट। टोटल डेफिसिट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से जब आप टोटल रेवेन्यू को घटा रहे हो, सो दैट इज टोटल डेफिसिट, ठीक है। एंड यूजुअली ये टोटल डेफिसिट को हम बजट डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं, और ये भी आपका डेफिसिट कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट के साथ लिंक्ड होता है। सो आइडियली हर सरकार इसको 0 शो करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट, फोर्थ टाइप ऑफ द थिंग विच यू हैव ओवर हियर इज प्राइमरी डेफिसिट। अब ये प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? सो प्राइमरी डेफिसिट इज व्हाट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सो यहाँ पे मैं आपको देखो, यहाँ पे हमने फिस्कल डेफिसिट किया कि ये आपका बोरोइंग एक्सक्लूड नहीं करता। इसका मतलब व्हाट यू कैन से कि फिस्कल डेफिसिट आपको क्या दे रहा है? Fiscal deficit is ideally giving you the value of debt creating capital receipts, कि कितना सरकार ने बोरोइंग्स किया है, फिर डेट क्रिएटिंग जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो कितनी, क्योंकि आपने बाकी सब कुछ तो इंक्लूड कर ही लिया ना, तो ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। डेट क्या होता है? कर्जा।
यहाँ पे जो हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो वो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये माना गया है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट्स क्या बोलते हैं कि जो सरकार की इंटरेस्ट पेमेंट होगी, ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, कि जो सरकार इस बार वो ब्याज पे करेगा वो क्या होगा, आपका बजट का 20% हिस्सा होगा। इट विल बी 20% ऑफ द बजट। मीन्स जो भी सरकार इंटरेस्ट ब्याज जो उसने लिया था, जैसे आप लोन लेते हो ना, लोन के ऊपर आपको कुछ ब्याज भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी उसने इंटरेस्ट के लिए पैसे दिए थे, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो पैसे हैं, अगर 20% उसका बजट का हिस्सा इंटरेस्ट की पेमेंट्स के लिए निकल जाए, इसका मतलब सरकार ने बहुत बड़ा लोन ले रखा था जिसको वो चुका रही है, जिसकी किस्तें चुका रही है। तो अगर गवर्नमेंट चेंज होती है ना, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, पिछली गवर्नमेंट पे अपनी नाकामयाबियां भी थोप देती है। तो नई गवर्नमेंट जो है उसके परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नई गवर्नमेंट की जो भी हम कह देते हैं परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कि करंटली वो कैसा परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि लेटर से फिस्कल डेफिसिट 100 रुपए, तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, सरकार की टोटल बोरोइंग्स। अब 30 रुपए जो है, मान लीजिए टोटल बोरोइंग्स में से उसने पुरानी किस्तें पे करने में लगा दी, तो आइडियली इस साल उसने कितने रुपए का लोन लिया है, 70 रुपए का। तो एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ इस साल, 70 रुपए, राइट। तो इस तरह से ये करंट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में बताता है कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स which comes over here is effective revenue deficit. नेक्स्ट जो चीज आ जाती है वो है, आ जाती है आपकी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट के साथ ही लिंक्ड है, और ये क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स and UTs for creation of capital asset. सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक रेवेन्यू डेफिसिट का ही भाई है, लेकिन इसमें रेवेन्यू डेफिसिट में से हम ग्रांट्स जो भी स्टेट्स को या फिर यूटीज को दी गई हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये जानने के लिए कि कितना पैसा बाकी कामों के लिए बोरो किया, राइट। सो दिस इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और ये आपका आइडियली यही होता है कि इसको जीरो बना। 2012 में इंट्रोड्यूस किया था प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है, और ये इसमें अमेंडमेंट भी करी गई थी इसके दौरान, FRPM एक्ट। सो ये होते हैं आपके 5 तरह के डेफिसिट। आई होप यहाँ पे डेफिसिट समझ में आ गया। अब यूजुअली जो पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा डेफिसिट सबसे ज्यादा हाई है, तो सबसे ज्यादा हाई होता है फिस्कल डेफिसिट, फॉलोड बाय रेवेन्यू, फॉलोड बाय इफेक्टिव रेवेन्यू, देन प्राइमरी डेफिसिट, देन कम्स अ बजट डेफिसिट। अब इस चीज को कैसे याद रखो, इस चीज को याद रखने के लिए ना उल्टा याद कर लो, परफॉर्म, PERF, PERF, सॉरी, क्योंकि हर गवर्नमेंट आइडियली अपना बजट डेफिसिट को तो जीरो दिखाने की कोशिश करेगी, राइट। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इससे पहले एक और चीज अगर आप लोग को जाननी है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। फॉर दिस आई विल अरेज दिस पार्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट फाइनेंस?
तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है अगर वो देखा तो डेफिसिट फाइनेंसिंग किस लिए होती है? टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। जो भी सरकार के डेफिसिट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अब सरकार अपने जो भी घाटे हैं उनको कैसे पूरा कर सकता है? बाहर के देश उसको ग्रांट दे दे, दैट इज एक्सटर्नल ग्रांट, या फिर बाहर के देश उसको क्या दे दे? एड दे दे, एक्सटर्नल एड। ग्रांट में ये फर्क होता है, ग्रांट आपको वापस नहीं करनी होती है लेकिन एड आपको वापस करनी होती है। लेकिन एड एक तरह से सॉफ्ट लोन की टाइप होती है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम पे करना पड़ता है, 1 से 2% का इंटरेस्ट रेट होता है और मेच्योरिटी टाइम बहुत ज्यादा हाई होता है। तीसरा आ जाता है आपका एक्सटर्नल बोरोइंग। अब एक्सटर्नल बोरोइंग में क्या आ जाता है कि आइदर वो क्या करे, बाहर से जाके जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इंटरनल, जो भी आपके इंटरनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वहां से पैसा ले, या फिर वो क्या करे, मल्टीलेटरल जो भी इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल उनसे पैसा ले, या फिर किसी कंट्री के लोगों से पैसा ले, या फिर बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स के दौरान पैसा ले। सो ये 3 चीजें हैं एक्सटर्नल बोरोइंग्स के अंदर जो वो कर सकता है। ठीक है। 4th टाइप इज इंटरनल बोरोइंग्स, कि वो कंट्री के भीतर से ही पैसा बोरो करे, उधारी ले। कहां से लेगा? आपका बैंक से ले सकता है, लोगों से ले सकता है। अब ध्यान से सुनना क्या होगा हर परिस्थिति में। अगर वो पैसा जो है वो लोगों से इंटरनली लेता है तो यहाँ पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है, वो जनरेट होता है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ वो हम समझते। तो यहाँ पे सरकार को एक्सटर्नल बोरोइंग करना ज्यादा बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं होता। अब ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है क्या? देखो, इंटरनली हम लोग क्या है, डेवलपिंग नेशन, हमारे पास रिसोर्सेस की क्या है, कमी है, फिर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और हमारे पास बहुत सारे और लोग भी जिनको हमें जैसे पैसा देना है, जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स हो गए, बैंक्स हो गए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो गए, जिनको यहाँ पे पैसा देना है। अब अगर सारा का सारा सरकारी पैसा जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा, मतलब या फिर यहाँ पे ये लगा लीजिए सारा पैसा अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो इन तीनों के लिए लेस पैसा अवेलेबल होगा, राइट? सो लेस मनी विल बी अवेलेबल। लेस मनी अवेलेबल होगी तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे दैट विल बी वेरी हाई। सो गवर्नमेंट का जो हाई एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, दैट इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट इन द मार्केट, कि फिर इनको बाहर भागना पड़ेगा लोन लेने के लिए। इसीलिए यूजुअली कंट्री की गवर्नमेंट क्या करती है, बाहर से लोन लेती है। क्यों? एक तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम है, दूसरा क्राउडिंग आउट इफेक्ट नहीं। या फिर 5th वे क्या है, प्रिंटिंग दी मनी, प्रिंटिंग दी न्यू करेंसी। बट ये प्रिंटिंग दी न्यू करेंसी इज द लास्ट रिसोर्ट, बिकॉज जब नया पैसा प्रिंट होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, डिमांड सप्लाई से बड़ी हो जाएगी, विच विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन। तो इसलिए इसको एंड में इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे अगर सरकार का जो भी डेफिसिट है वो न्यू करेंसी को प्रिंट करके फुलफिल हो रहा है तो उसको बोलते हो आप मोनेटाइज्ड डेफिसिट, कि पैसे जो है प्रिंट करके यहाँ पे सरकार ने ये चीज कर। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक ढंग से सुन लिया ना तो आपको आगे का कंसेप्ट समझने में ना काफी इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज ट्रेंड्स ऑफ द बजट। सो यहाँ पे हम लोग बेसिक कंसेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब हम ट्रेंड्स करेंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रिपेयर द स्कीम्स।
एक क्वेश्चन पक्का ट्रेंड से आता ही है हर साल। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रेंड नंबर 1 इज रुपी कम फ्रॉम, कि पैसा कहां से आ रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने 1 रुपए का हिसाब लेके यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया है। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि सबसे ज्यादा, जैसे कि अगर आप पैसा देखिए कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स पैसा कहां से आ रहा है, तो क्या आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? ये रहा, ये तो पैसा जा रहा है यार, एक सेकेंड, ये रहा, बाय मिस्टेक वो डायग्राम इधर उधर हो गई। सो फ्रॉम वेयर डज द मनी कम? सो यहाँ पे ये तो 2020 का बजट है, एनीवेज यहाँ पे मैं थोड़ा आपको आइडिया दे सकती हूँ। बिकॉज बाय मिस्टेक ना मैंने गलती से ये हमारा पाई चार्ट गलत कॉपी हो गया। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट जो पैसा आ रहा है ना गवर्नमेंट के पास, दैट इज कमिंग फ्रॉम द बोरोइंग पार्ट। ये एक्सपेंडिचर वाले का है, पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो पैसा आ रहा है ना वो बोरोइंग से आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36 पैसे के अराउंड। और ये बोरोइंग्स क्या, आपका डेट क्रिएटिंग एसेट्स है, जो कि हमने बात करी, ठीक है। सो यहाँ पे उसके बाद जो पैसा आ रहा है वो पहले बोरोइंग से आ रहा है, दूसरे नंबर से वो आ रहा है टैक्स से। टैक्स में भी सबसे पहले जीएसटी का नंबर है, उसके बाद आपका कॉर्पोरेशन टैक्स का है, फिर आपका इनकम टैक्स है, ठीक है। तो ये चीज है, पहले है जीएसटी, फिर है कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर है इनकम टैक्स। तो यहाँ पे यूजुअली पहले क्या हुआ करता था कि जीएसटी बाद में हुआ करता था कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्स के। बिकॉज आप खुद लगाइए कि अगर जीएसटी ऊपर है, जीएसटी किस तरह का टैक्स है? जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स जो कि हर पर्सन के ऊपर जो है यू कैन से इक्वल इफेक्ट होगा, ठीक है। चाहे वो एक अमीर है चाहे वो एक गरीब है, दोनों अगर लेटर से पिज्जा खाने जाते हैं तो दोनों को सेम जीएसटी पड़ेगा। सो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। सो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप यहाँ पे ये मान के चलिए कि अगर जीएसटी से टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो चीज सही ना है। और इस बार ऐसा ट्रेंड रिवर्स क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ दी कोविड-19। कोविड-19 के चलते जो है ट्रेंड रिवर्स हो गया। पहले कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया? उल्टा हो गया। नेक्स्ट कम्स रुपी कम फ्रॉम। तो ये वाला जो है 2020 का बजट का दे रखा है, और 2021 का मैंने आपको थोड़ा बताई दिया कि कहाँ पे आया है बेसिकली। तो 2021 के बजट की बात करो, 2021 2022 के बजट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा किसको दिया आ रहा है? कहाँ से आ रहा है पैसा? बोरोइंग से। उसके बाद पैसा कहाँ से आ रहा है? जीएसटी। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स। लेकिन वहीं अगर आप पुराने साल की बात करो तो 20 पैसे सिर्फ बोरोइंग से आ रहे हैं, लेकिन इस बार 36 पैसे बोरोइंग से आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स और जीएसटी ऑलमोस्ट बराबर। देन इट कम्स इनकम टैक्स, देन इट कम्स नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ऐसा ट्रेंड रिवर्स क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ अ पैंडेमिक लाइक कोविड-19। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है यूपीएससी का विद इंटेलिजेंस। तो आप इसका ऑर्डर याद कर लिए, वैल्यू कभी भी यूपीएससी नहीं पूछता। अब यहाँ पे जो पैसा आ गया वो अब जा किस ऑर्डर में रहा है अगर आप बात करें तो यहाँ पे पैसा जो है वो किस ऑर्डर में जा रहा है? लेट अस सी दैट। तो इसके लिए आप ये याद रखिए कि जैसे जैसे यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग योर बोरोइंग्स, व्हाट विल हैपन कि आपका एक्सपेंडिचर अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कर्जे की स्थिति बढ़ती रहेगी।
क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा कर्जे पे, तो कर्जे की स्थिति बढ़ती रहेगी, ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्जे का आप ऑर्डर देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट, फिर पैसा स्टेट शेयर में। तो पहले इंटरेस्ट पेमेंट में, फिर कहाँ गया है? स्टेट के शेयर में, फिर कहाँ गया है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। उसके बाद कहाँ गया है? उसके बाद जो पैसा है वो आपका गया है कहाँ पे स्टूडेंट्स? एज यू कैन सी, फाइनेंस कमीशन के लिए एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा आपको पहले 3-4 पोजीशंस पता हो, 5। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई खास चेंज नहीं आया है। एक्सपेंडिचर पहले भी इसी ऑर्डर में ही होता था, लेकिन मेजर चेंजेस सीन इन कलेक्शन, रिसिप्ट्स में मेजर चेंज आया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो क्लियर हो गया सिनेरियो जो मैं आपको बोल रही थी ना कि इस बार ऐसा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 36 पैसे बोरोइंग से, कॉर्पोरेट से 13, इनकम टैक्स से 14, जीएसटी से 15। जीएसटी कलेक्शन ज्यादा है। और अगर वहीं आप ये देखिए कि कितना पैसा जा रहा है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड पे 9 पैसा, सेंट्रली सेक्टर पे 13 पैसा एंड सो। नेक्स्ट है टैक्स रिसिप्ट्स। जो टैक्स से पैसा आता है ये वो रिसिप्ट्स। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, ये तो हो गया टोटल टैक्स रिसिप्ट्स। तो टोटल रिसिप्ट्स में आप देख सकते हैं कि टोटल रिसिप्ट्स कभी बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स, क्या ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट्स कोई कंसिस्टेंट पैटर्न, कोई एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रही हैं, सो आप आंसर करोगे नो, कि ये कोई भी प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि कभी बढ़ रहा है कभी कम। तो लास्ट डिकेड में इसने कोई भी प्रॉपर जो है पाथ फॉलो नहीं की। नेक्स्ट इज जो इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे देखिए लाल वाला इनडायरेक्ट टैक्स। सो इनडायरेक्ट टैक्स ने 2020-21 में इसको क्रॉस कर लिया, डायरेक्ट टैक्स को। ठीक है, तो अब ये कह सकते हो 2020-21 में इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू द डायरेक्ट टैक्स। और इसका क्या इफेक्ट आएगा? सो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका क्रॉस कर चुका। इस साल ये मान रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर ही होंगे। सो यहाँ पे अगर आप डेवलप्ड नेशंस की बात करो तो डेवलप्ड नेशन में 60 से 70% जो पैसा आपका आता है वो कहाँ से आता है? टैक्सेस से आता है। 60 से 70% जो स्टूडेंट पैसा आता है वो टैक्सेस से आता है। और इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेसिव इन नेचर? प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इस तरह से टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उसके ऊपर टैक्स का ज्यादा बर्डन ना आए। जितना ज्यादा कमाएगा उसके ऊपर उतना ज्यादा बर्डन आने की बात करते हैं प्रोग्रेसिव में। और प्रोग्रेसिव कब होगा? जो जितना कमाएगा उतना उसके ऊपर जो है वो टैक्स दे। लेकिन अगर यहाँ पे आपका जीएसटी बढ़ गया तो जीएसटी इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसके चलते असर किसके ऊपर पड़ेगा? उस लोगों के ऊपर पड़ेगा जो कि आपके ग्रामीण तबके के लोग। तो यहाँ पे जो टैक्स का नेचर है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इट इज टुवर्ड्स द इंक्लूसिव ग्रोथ। सो यू कैन से कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन जो आज देखने को हमें मिला है वो ये देखने को मिला है कि अभी क्या हुआ है, कि अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि जो टैक्स है उसका नेचर चेंज है, तो इसका असर गरीब तबके के ऊपर काफी ज्यादा पड़ेगा। राइट, सो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मोस्टली जो नेचर था वो कंसिस्टेंट था एंड स्टेडली था। अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ये गलत है, क्योंकि नेचर बदलता रहा है, नेचर कभी भी कंसिस्टेंट स्टेडी नहीं। राइट, अब यहाँ पे आती है टैक्स रिसिप्ट्स की। टैक्स रिसिप्ट से कितना पैसा कलेक्ट हुआ?
अरे यार, ये हर जगह एक ही डायग्राम कैसे पेस्ट होगी? अच्छा, इसमें है। तो इसमें जो है टैक्स रिसिप्ट से आपका कितना पैसा आया है उसकी बात करी जाए तो हम यहां से लेते हैं। तो टैक्स रिसिप्ट में स्टूडेंट कितना पैसा आ रहा है? डायरेक्ट में 27 पैसा। इनडायरेक्ट टैक्स के भीतर कितना पैसा आ रहा है? कस्टम इज इनडायरेक्ट, एक्साइज इज इनडायरेक्ट, जीएसटी इज इनडायरेक्ट। तो कितना पैसा हो गया टोटल कुल मिला के? 26 पैसा। ठीक है, तो 27 पैसे डायरेक्ट से और 26 पैसे इनडायरेक्ट से आने की उम्मीद करी जा रही है, आशा करी जा रही है। नेक्स्ट इज टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब सरकार की टैक्स रिसिप्ट्स रसीदों की बात करी जाए तो यहाँ पे जो ये वाला कलर है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सेंटर का टैक्स रेवेन्यू कितना है। ब्लू इज इंडिकेटिंग नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, और यहाँ पे जो आपका पर्पल है दैट इज इंडिकेटिंग नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स कितना। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि नेट सेंटर्स टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड consistently since start of decade। अगर आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट दी जाती है कि जो भी सेंटर के टैक्स रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली बढ़े, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। देखो यहाँ पे बढ़े हैं लेकिन फिर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे, तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे नहीं बढ़े, राइट? सो दिस स्टेटमेंट विल बी wrong। नेक्स्ट कम्स द कंपोजिशन ऑफ ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज, कि स्टेट्स एंड यूटीज को कितना कितना यहाँ पे पैसा दिया गया है उसकी यहाँ पे बात हो रही, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने एक आपका जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक यहाँ पे फ्लो चार्ट पेस्ट किया हुआ है, और ये फ्लो चार्ट क्या डिपिक्ट करता है लेट मी टेल यू। तो यहाँ पे ये फ्लो चार्ट आपका कॉम्पोजिशन के ट्रेंड्स दिखाता है इन द फील्ड ऑफ डेवोल्यूशन। सेकेंड ट्रेंड है कि कितना जो है इन्होंने शेयर किया है विद द हेल्प ऑफ स्कीम्स, ठीक है, एंड ट्रांसफर। एंड थर्ड इज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, कि फाइनेंस कमीशन को कितने ग्रांट दे रहे हैं। डेवोल्यूशन, स्कीम्स एंड ट्रांसफर एंड फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स। अब हम इनको समझ लेते हैं पहले, फिर जो है हम इस पे आए। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू वन टर्म दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म। Fiscal federalism is that how you can maintain the vertical and horizontal balance। इसका मतलब क्या हो? फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स की सेंटर और स्टेट के बीच। फिस्कल मींस रिलेटेड टू जो भी आपकी सरकारी खजाना है उससे रिलेटेड, कि जब सरकारी खजाने की बात आ जाए तो उसको किस तरह से रेगुलेट किया जाए। तो यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो भी बैलेंस है वो आपका मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द बॉडी जिसको आप नाम से जानते हो, फाइनेंस कमीशन। वो इसको रेगुलेट करते हैं। इसको समझो अब क्या है। लेट अस से दिस बिगर बॉक्स जो कि ऊपर बना है दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये क्या आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर स्टेट्स। नाउ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उसके पास क्या पावर्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स है उसकी बात करें। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि ये टैक्स कलेक्ट कर सकता है। इट हैज द पावर टू कलेक्ट टैक्सेस, और इसके अलावा ये थोड़ा बहुत कुछ खर्चा कर सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर। लेकिन वहीं अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर सकता है। देयर आर ओनली फ्यू थिंग्स ऑन विच द टैक्स कैन बी इम्पोज्ड एंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है।
लेकिन इसको स्पेंडिंग ज्यादा करनी होती है। क्यों? क्योंकि सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलानी है इसको। तो स्टेट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, लेकिन वही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम है, रेवेन्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे इस तरह के इम्बैलेंस को डील करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम, जिसको गठन किया गया और जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। और ये फाइनेंस कमीशन आपका एक डिवैल्यूएशन वर्ड का इस्तेमाल करती है इस तरह की स्थिति को सॉल्व करने के लिए, कि अगर इस तरह की परिस्थिति आ जाए तो किस तरह से जो उसको है सॉर्ट आउट किया जाए। कि इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह से सेंटर जो का रेवेन्यू जो है वो स्टेट्स को दिया जाएगा। ठीक है, कि कितना जो है और कितना सेंटर का रेवेन्यू स्टेट्स को दिया जाएगा और किस तरह से वो शेयर होगा। राइट, अब यहाँ पे कुछ स्टेट्स दे आर वेल डेवलप्ड, फ्यू स्टेट्स दे आर वेल डेवलप्ड, लेकिन बाकी स्टेट्स जो है वो क्या है आपकी बैकवर्ड स्टेट्स। जो स्टेट्स वेल डेवलप्ड हैं उनमें अच्छा खासा पैसा जनरेट हो रहा है, जैसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला। आई वोंट डिस्कस कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, बट वो वेल डेवलप्ड है, अच्छा पैसा जनरेट। लेकिन वही कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि बैकवर्ड है। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सो यहाँ पे इनके जो रिसोर्सेस को मोबिलाइज करने की कैपेसिटी है ना वो क्या है, कम। तो इसके कारण एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप देखो तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पे सरकार को फाइनेंस कमीशन ये देखती है कि किस तरह से इस हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को ठीक किया जाए। ठीक है, सो यहाँ पे इट मेक एश्योर कि जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से डिवेल्युएट किए जाएं कि उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट तक उनको ट्रांसफर किया जाए। Right? They should be transferred from central government to state government in such a manner कि backward states को ज्यादा पैसा दिया जाए। अभी रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन भी बनी है, उसकी भी रिपोर्ट आई है। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट के बारे में हम अपनी पेड क्लासेस के अंतर्गत जो है वो डील करेंगे। राइट, सो यहाँ पे ये इसका फंक्शन रहता है, दैट इज डिवैल्यूएशन फंक्शन। इसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं, स्कीम्स एंड ट्रांसफर। इस स्कीम रिलेटेड कितना पैसा ट्रांसफर करने थे, सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनमें कितना पैसा ट्रांसफर करना। फिर आ जाता है फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, जिसको फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स भी कहते हैं। और ये किस लिए होता है, टू इंश्योर द इक्विटी, इक्विटी को इंश्योर करने के लिए दिया जाता है। दैट इज दीज आर द ग्रांट्स यू कैन से विच आर प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द रेवेन्यू गैप, ताकि वो रेवेन्यू के गैप को फिल किया जा सके। लेट अस कम टू द ट्रेंड। सो एज यू कैन सी इन दिस ट्रेंड, ये जो डेटा है 2019-20 का है, ये है 2020-21 का, और ये है 21-22 का। यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा किसमें दिया गया, डेवोल्यूशन। नेक्स्ट कम्स द स्कीम्स, नेक्स्ट कम्स द फाइनेंशियल ग्रांट्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट। नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ डेफिसिट। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके ऑर्डर को याद रख लीजिए, FREP मैंने बताया था ना, परफॉर्म से याद रख लेना। तो दिस इज एक्रोन। तो आप याद रख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेफिसिट किस में है, फिस्कल में है, फिर रेवेन्यू में है, फिर इफेक्टिव रेवेन्यू में है, एंड फिर किस में है, फिर आपका आ जाता है प्राइमरी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो FRBM एक्ट के अंतर्गत जो है इनकी वैल्यूज भी दी गई हैं। इसके अलावा दो और होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होते हैं, दैट इज we have done, that is total budgetary deficit which the government tries to show as zero। ठीक है, जिसको बजट डेफिसिट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे अगर यही आप ट्रेंड्स का एनालिसिस करो विद रिस्पेक्ट टू वेरियस ईयर्स, व्हाट यू विल फाइंड कि बाकी सालों के अंतर्गत क्या चेंजेस आए अगर इस चीज का एनालिसिस यहाँ पे किया जाए। तो FRBM एक्ट जो है वो इंडिया की ये बोलती है कि कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन, कि कंट्री जो है, देश जो है वो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ चल रहा है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना।
और एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना और एक्सपेंडिचर को कम करना, राइट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, फिस्कल डेफिसिट जो आपका ये वाला है, ये फिस्कल डेफिसिट है, ये डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, डिक्रीज करता रहा, फिर यहाँ पे फिर से फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। सो अब ये इंक्रीज करता जा रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड कि फिजिकल डेफिसिट जो है अभी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन एक कोई भी कंसिस्टेंट पाथ किसी में नहीं है, कोई इंक्रीज कर रहा है, कोई डिक्रीज कर रहा है, तो कंसिस्टेंट स्टेडी पाथ नहीं है, दिस यू नीड टू रिमेंबर। Sorry. Next come the trend 7, that is sources of deficit financing. अब डेफिसिट फाइनेंसिंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि इंटरनल एक्सटर्नल मार्केटेबल डेप्थ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइन क्या शो कर रही है आपकी, मार्केट बोरोइंग, पर्पल लाइन सॉरी, येलो लाइन इज इंडिकेटिंग सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट से रेज किया। नेक्स्ट इज स्टेट प्रोविडेंट फंड, नेक्स्ट इज अदर रिसिप्ट्स, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंड, और जो है आपका ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। तो यहाँ पे सरकार को सबसे हाईएस्ट कहां से बोरोइंग की है, दैट इज मार्केट से बोरो किया, उसके बाद कहां से किया, सिक्योरिटी अगेंस्ट दी स्मॉल सेविंग्स, फिर आ जाता है आपका स्टेट प्रोविडेंट फंड, स्टेट प्रोविडेंट फंड दिया ना, नहीं, फिर आपकी आती है किससे, ये रहा, दैट इज यू कैन से, उसके बाद आपकी अदर रिसिप्ट्स आ जाती है, ठीक है। पहले अदर रिसिप्ट्स आती हैं, आफ्टर दिस अदर रिसिप्ट्स, देन अदर रिसिप्ट्स के बाद स्टेट प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इस तरह से आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सरकार ने एक्सटर्नल डेट, ये वाला कॉलम है एक्सटर्नल डेट का, तो सरकार ने बाहर से तो पैसा ज्यादा लिया ही नहीं है। एंड ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स लास्ट ईयर में आया था कि एक्सटर्नल डेट जो है वो सरकार की काफी ज्यादा है, तो भाई सरकार ने तो एक्सटर्नली पैसा ज्यादा लिया ही नहीं है। सो एक्सटर्नल डेट इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, इतना आपको याद रखना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। अब यहीं पे एक टर्म आ जाती है इससे रिलेटेड, पब्लिक डेट, की सरकारी डेट क्या होती है, सरकारी डेट क्या होती है, सरकार का कर्जा, ठीक है। सो इट इज बेसिकली द डेट ऑफ, यू कैन से, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट, debt of government of India contracted against consolidated fund of India plus public account and other liabilities। तो ये सब हिस्सा होगा आपका पब्लिक डेट का, जिसमें आ जाएगा सरकार की डेट कितनी है अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट जो भी है उस वो डेट कितनी है, और अदर लाइबिलिटी। यहाँ पे इतना याद रखना आपको, पब्लिक अकाउंट एंड अदर लाइबिलिटीज में क्या आ गया, जैसे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स आ गई, ऑयल बॉन्ड सरकार ने बेच दिए, वो आ गए, राइट। सो यहाँ पे दिस पब्लिक डेट स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड, और एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर में आई भी थी। नेक्स्ट इज मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब सरकार मेजरली कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है जिसमें जो है सरकार पैसा खर्च कर रही है। सो यहाँ पे ये इस साल का डेटा ये वाला, ठीक है, ये है आपका 2020-21 का, और ये है आपका 2019-20 का। तो एक्सपेंडिचर से जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सो एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा किसके ऊपर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर हो रहा है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर। फिर किसके ऊपर हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करने के ऊपर। फिर उसके बाद किस पे हो रहा है, देन इट इज कमिंग टू एग्रीकल्चर। उसके बाद जो है आपका तो यहाँ पे सरकार किस तरह से अलग अलग स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च करती है,
उसकी यहाँ पे बात करी जाए। सो दीज आर द मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी जो आज की डिस्कशन थी वो खत्म होती है। नेक्स्ट डिस्कशन में हम जो समझेंगे वो ये करेंगे कि बजट के प्रोविजंस क्या थे। ठीक है, बिकॉज 2018 में मेंस में क्वेश्चन आया था डिस्कस डिफरेंट थीम्स ऑफ द बजट। सो आपको यहाँ पे सरकार के प्रोविजंस के बारे में बजट के पता होना जरूरी। ठीक है, तो चलिए इसके साथ इस क्लास को एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।